नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके वाली सीरीज में हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में भी हमारे जो है प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे पाल वंश, क्योंकि कल हमने राष्ट्रकूट वंश पढ़ा था और किस प्रकार है जो कनौज को जीतने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो इस दक्षिण भारत में से उड़ता तो है राष्ट्रकूट और पूर्वी भारत से आएंगे वह पाल, और जो पश्चिमी भारत से हम कह सकते हैं तो गुर्जर पतियार आएंगे। तो हमने राष्ट्रकूट पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे पाल वंश। तो हमारे चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, कह सकते हैं प्राचीन भारत का। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी हम आज पढ़ेंगे पाल वंश। और पाल वंश ये मुख्यतः जो है ये दक्षिण वाला भाग है, हम यह कह सकते हैं। तो ये जो पश्चिम बंगाल वाला ये हमारा पूरे भाग है। तो यहाँ जो पाल वंश यहाँ पे हुआ करता था। और पाल वंश की राजधानी है वो बिहार के मुंगेर में, मतलब ये बिहार उड़ीसा जो ये बंगाल वाला पूरा भाग उस समय जो है पाल वंश का दिन था। और पाल वंश राजधानी हम कहेंगे तो हो जाएगी मुंगेर, वर्तमान बिहार। और संस्थापक धर्मपाल ने जो पाल वंश की स्थापना की थी। सॉरी, संस्थापक तो गोपाल था। और अगला जो शासक आता है वो धर्मपाल है। और धर्मपाल जो है बिहार शरीफ में, यानी कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। औदंतपुरी भी हम कह सकते हैं। तो जो पाल वंश की संस्थापक है, स्थापना वो तो गोपाल करता है, लेकिन धर्मपाल है एक योग्य शासक आता है, वो औदंतपुरी यानी कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। और ये नाम बिहार शरीफ में। जो वर्तमान पटना कह सकते हैं, यह बिहार के एकदम मध्य में था, मध्य बिहार या बिहार के एकदम मध्य में था। और अब धर्मपाल के बाद जो इसकी कुछ और हम बात कर सकते हैं कि धर्मपाल ने एक है जो और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा विक्रमशिला। और यहाँ जो है बौद्ध धर्म के जो ब्रजयान शाखा है उसकी यहाँ शिक्षा दी जाती थी, ये था। और फिर इसका जो योगदान है वो कनौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसको इसने शुरुआत की थी, भाग ली थी कनौज विजय के लिए। त्रिपक्षीय जो संघर्ष था तो हम कह सकते हैं विजय की शुरुआत, तो इसने शुरुआत की थी विजय की। हालांकि त्रिपक्षीय संघर्ष वो 100 साल तक चला था, मतलब यानी कि 1-2 साल तक नहीं। तो धीरे धीरे ये गए, थोड़ी बहुत मार खाई या फिर थोड़ा बहुत जीता। मान लीजिए यहाँ पे कनौज था और यहाँ से आ रहे थे राष्ट्रकूट, यहाँ से पाल आ ही रहे थे और यहाँ से गुर्जर पटियार। तो धर्मपाल ने थोड़ा सा अधिकार किया होगा, ये मान लीजिए कनौज थे, थोड़ा सा 2-3 गांव जीते होंगे, 1-2 कोई छोटे मोटे राजा को सामंत को जीत लिया होगा। इसी प्रकार जो राष्ट्रकूट थे ये भी यहाँ आते हैं, कुछ भाग जीते, और गुर्जर पतियार है ये भी आते हैं, अंत ये कनौज को राजधानी बना लेते हैं। तो वो बात अलग है। लेकिन पालों की अब देखेंगे तो जो है धर्मपाल ने यहाँ शुरुआत कर दी थी। मान लीजिए उसने थोड़ा बहुत कुछ भाग जीता हो, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसने जो कनौज पे जो उसकी कनौज अभियान था, ये कनौज पे आक्रमण करने की जो रणनीति थी उसमें वो धीरे धीरे सफल होने लगे और कुछ भाग जो कनौज का इसने जीत लिया था। अब अगला जो शासक आता है देवपाल। अगला जो शासक है वो है देवपाल। देवपाल कोई खास इतना योग्य शासक नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। इसके बारे में कोई चर्चा है तो या इसकी कोई इससे संबंधित कोई जानकारी है तो सुलेमानी करके या सुलेमान नाम का एक अरबी
यात्री आता है, मानसून के बारे में भी बताता थोड़ा बहुत, और वो जो अरबी सुलेमान है जो अरबी यात्री देवपाल के शासनकाल में आता है। और इसके बाद आता है महिपाल। अगला जो शासक है वो महिपाल, और महिपाल को जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा या ऐसी कुछ स्थापना और की होगी कुछ चीजों की, तो इसे कह सकते हैं हम द्वितीय संस्थापक। यानी कि महिपाल था जो वो क्या द्वितीय संस्थापक किसका, महिपाल, इसका मतलब यानी कि पाल वंश का। तो इसने कुछ कार्य किए होंगे, इसके समय कुछ आक्रमण हुए, त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इसने आगे बढ़ाया उसको। और जो इस समय इसने हमने देखा था तो उस समय क्या थोड़ा विकास रुक गया था। ये भाई कहते हैं ना, जब भी आक्रमण होते हैं तो हम आक्रमणों में ध्यान देते हैं, इसलिए हमारे जो कार्य होते हैं उनमें कम ध्यान दे पाते। अब मान लीजिए भारत पाकिस्तान ही देख लीजिए, अब हमारे पाकिस्तान या कश्मीर के साथ जो विवाद रहता है, चीन के साथ जो विवाद रहता है, इस वजह से हमारा वो एरिया इतना विकसित नहीं है। और शायद पीओके हमारे पास भी होता तो भी, बाकी शेष कश्मीर भी है तो भी हम उतना विकास नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ लड़ाई रहती है। हमारा वहाँ प्राथमिकता क्या रहेगी, सुरक्षा को लेकर। तो हमारा जो संसाधन है, धन खर्च है, जो भी है, वो ज्यादातर है जो हमारे संसाधन उसका वे है जो मतलब यानी कि सुरक्षा के लिए हथियार या इन चीजों के लिए, सीमा सुरक्षा, इन चीजों पर खर्च हो जाते हैं। तो यानी कि जो देवपाल है तो उससे पहले भी देखा जाए तो ये एक ठीक ठाक शासक था। और इससे पहले अभी हमने धर्मपाल को पढ़ा, तो धर्मपाल के समय पे भी जो बाई आक्रमण ज्यादा हो रहे थे, ये भी कहीं कहीं जीतने को जा रहे, तो वहां धन को जरूरत ज्यादा थी। इस वजह से इसका जो पाल वंश का जो विकास एक तरीके से रुक गया था धर्मपाल के समय। हम कह सकते हैं जो धर्मपाल के समय पाल वंश का विकास रुक गया था, और जो महिपाल है इसके समय वापस शुरू हो गया, पुनः विकास शुरू। और पुनः विकास इसलिए शुरू हुआ क्योंकि थोड़ा बहुत महिपाल था, कहीं कहीं एक योग्य शासक था, मतलब मैंने हार जीत होती रहती, ये दूसरों से लड़े हार जाता है जीत जाता है वो बात अलग है। और थोड़ा योग्य था, साहसी था, थोड़ा बहुत उसने काम भी किया। और पुनः है जो एक तरीके से विकास शुरू हुआ पाल वंश का, जो कहीं कहीं अवरुद्ध हो रखा था या रुक गया था, वो पुनः पुनः वापस शुरू हुआ। फिर इसके जो महिपाल के समय त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी भाग लेते हैं, और छोल आक्रमण होता है इस समय, सोल आक्रमण। और ये सोल आक्रमण कौन करता है, राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम जिसे हम कहते हैं, राजेंद्र सोल है जो इस पे आक्रमण करता है। और ये आक्रमण कब करता है, जब वो गंगा को जीतने के लिए, ये मान लीजिए गंगा, ये यहाँ पे 5 शासक थे, यहाँ चोल यहाँ पे थे, राजेंद्र चोल आया, इसको हरा दिया कि भाई मुझे गंगा का पानी चाहिए, कल हमने सोल वंश में परसों पढ़ा था, हमें गंगा का पानी चाहिए। तो यहाँ महिपाल था उस समय, तो महिपाल ने कहा भाई ले जाओ पानी। तो ये क्या, एक जो बोतल भर के पानी लेके आया था, बोतल भर के, और यहाँ तो इसने यहाँ गंगा अकाउंट की उपाधि धारण कर दी कि मैंने गंगा को जीत लिया है, गंगा को जीतने वाला, तो इसने गंगा अकाउंट की उपाधि धारण कर ली थी। फिर गंगा अकाउंट सोलपुरम जगह का नाम, वहाँ भी स्थापना की थी इसने। तो ये जो एक चोलों का जो पाल वंश पे आक्रमण हुआ था, तो ये बाई आक्रमण महिपाल के समय, तो महिपाल कहीं कहीं मजबूत था, इसलिए इतना बड़ा जो है शासक जो आक्रमण करने आया, और कहीं कहीं इसका जो इसने सामना भी किया। तो ये जो महिपाल के समय हम कहते द्वितीय संस्थापक माना जाता पाल वंश का, पुनः विकास शुरू हुआ, इसने कुछ ऐसे कार्य किए। और साथ ही जो सोल आक्रमण हुआ, राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पे जो मतलब गंगा जल को लेने के लिए, ये गंगा जल को पवित्र मानता था, इसलिए आक्रमण किया पालों पे। और उस समय वहां का शासक था वो महिपाल था। और फिर इसने जो है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक दूत भेजा था चाइना में, तिब्बत में। तो बौद्ध धर्म का प्रचार कह सकते हैं हम, दो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक तिब्बत मतलब चीन में तिब्बत एक दूत मंडलिया दूत भेजा था जो वहां प्रचार कर सके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं महिपाल से, राजेंद्र सोल का ये युद्ध हुआ, तो ऐसे पाल वंश में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है कहीं कहीं। और फिर आता है मदन पाल, इसी वंश का अंतिम शासक, यहाँ हम लिख सकते हैं मदन पाल अंतिम शासक। और मदन पाल अयोग्य, या फिर कह सकते हैं कि जब किसी भी राजवंश का पतन होता है तो उसमें अयोग्य शासन नहीं देखा जाता है, खासकर उसके उत्तराधिकारी। फिर उसमें और भी कारण होते हैं, लेकिन अयोग्य शासक है तो वो कहीं कहीं हार जाएगा या उस वंश का जो है नाश कर देगा, पतन कर देगा। तो मदन पाल के बाद एक सैन वंश की जो अगला जो शासक आता है, इस बंगाल बिहार वाला ये जो भाग है, उड़ीसा वाला, इस पे राज करने वाला, तो अगला जो वंश है वो सैन वंश। अब पढ़ेंगे हम सैन वंश को।
अब सैन वंश ये इसी भाग में आता है जब पाल हुआ करते थे पहले, वही बंगाल बिहार उड़ीसा वाला जो पूरे भारत वाला भाग है उसी में। और सैन वंश की जो राजनीति होती है वो है लखनौती नदिया, दूसरा नाम इसका नदिया, और ये बिहार बंगाल वाला भाग है उसी में होती है। और सैन वंश की स्थापना करता है वो है सामंत सेन। और सामंत सेन के बाद जो आता है विजय सेन, अगला जो शासक आता है विजय सेन। और विजय सेन के बाद आता है वल्लभ सेन। इन्हें लखनऊ में इन्होंने जो अपनी राजधानी रखी थी, हम कह सकते हैं राजधानी, और स्थापना की है वो सामंत सेन ने स्थापना। बाकी विजय सेन है, वल्लभ सेन है। वल्लभ सेन साहित्य प्रेमी था और इसने जो साहित्य को बढ़ावा दिया, तो इसके समय जो है कुछ ग्रंथों की रचना हुई थी। दो प्रमुख ग्रंथ इसके माने जाते हैं, तो ये दो प्रमुख ग्रंथ है, एक तो दान सागर, दूसरा अद्भुत सागर। ये जो दो ग्रंथ है वल्लभ सेन के समय में, क्योंकि उसने जो साहित्य को ज्यादा बढ़ावा दिया था, साहित्य प्रेमी था, और साहित्य को जब संरक्षण मिलता है तो ग्रंथों की रचना होती है, कवि भी रहते हैं उनके दरबार में, और कहीं कहीं साहित्य को बढ़ावा मिलता है। और उस राजवंश के बारे में ये इतिहास में भी कहीं कहीं ये देखा जाता है कि फलाने राजवंश ने साहित्य को बढ़ावा दिया, और उस राजवंश का भी उल्लेख है, और साथ ही साहित्य की और भी रचनाओं का उल्लेख उसमें मिलता है। और वल्लभ सेन के बाद जो आता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, और इस वंश का कहीं अंतिम शासक ही होता है, तो ये कह सकते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं लक्ष्मण सेन के बारे में, अंतिम शासक। और लक्ष्मण सेन के समय ही जहाँ मतलब इसका एक दरबारी कवि होता है, कवि हम कह सकते हैं दरबारी जयदेव, और जयदेव गीत गोविंद की रचना करता है। अब कई बार पूछा जाता है कि गीत गोविंद की रचना करने वाला कवि किसके दरबार में था, तो यहाँ देखो कहीं सैन वंश भी लिखा होता है और कहीं लक्ष्मण सेन भी लिखा होता है, कहीं केवल सैन वंश लिखा होगा, किस राजवंश के दरबार में था, किसके समय था, तो ये जयदेव पूछा जाता है। गीत गोविंद जयदेव ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से रचना किसकी है, जयदेव के बारे में, जयदेव की कौन सी रचना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कई बार थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल थोड़ा घुमा के दे देते हैं कि जयदेव किसके दरबार में था, तो फिर वो लक्ष्मण सेन हमें अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो हमें सैन वंश के रूप में इसको याद रख सकते हैं। तो ये है जो हमने देख लिया सैन वंश, और इसका अंतिम शासक आता है और इस वंश का भी पतन हो जाता है। फिर इसके बाद एक और राजवंश आता है, और फिर हम देख लेते हैं अगला जो हमारा राजवंश है वो पश्चिमी हम देखेंगे भाग में, और यानी भारत के पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश आता है। अगला हमारा राजवंश हो जाएगा वो गुर्जर प्रतिहार। ये गुजरात वाले भाग में, कहाँ, गुजरात। और ये जो हमारे भारत का मैप है हमारे, तो ये जो यहाँ इस भाग में थे गुजरात, यहाँ थे गुर्जर प्रतिहार, यानी पश्चिमी भारत में यहाँ पे, तो इनकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, गुर्जर प्रतिहारों की, ये गुजरात के आसपास, ये गुजरात में हो जाएंगे। और संस्थापक गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक हो जाएगा नाग भट्ट। तो इस गुर्जर प्रतिहार या राजवंश का जो हम कह सकते हैं संस्थापक है वो नाग भट्ट है। और फिर आता है कनौज विजय, तो मैं कह सकते हैं अगला जो शासक आएगा वत्सराज, और ये जो है कनौज अभियान की शुरुआत करता है। देखो वहां पालव में भी शुरुआत हुई थी, इस प्रकार से यहाँ भी कोई शासक होगा, धर्मपाल ने उधर से शुरुआत की और इधर जो है वंशराज ने शुरुआत की। तो वत्सराज ने जो है गुर्जर प्रतिहारों के प्रतिनिधि के रूप में या गुर्जर प्रतिहारों के रूप में जो है कहाँ, कनौज पे आक्रमण करने की शुरुआत की थी, एक तरीके से प्रतिहारों ने इन्होंने शुरुआत की। और दक्षिण से आए थे राष्ट्रकूट, यहाँ से आए थे राष्ट्रकूट, और यहाँ पूरे भारत से पाल आए थे,
तो उधर धर्मपाल ने शुरुआत की और इधर जो है वत्सराज ने कनौज में शुरुआत की थी। शुरुआत की। अब जो है वत्सराज के बाद आता है मिहिर भोज। और ये कनौज में पूर्णतः क्या एक तरीके से जीत लेता है या विजय प्राप्त कर लेता है। तो कनौज पूर्ण विजय, कनौज को राजधानी बना लेते हैं, कनौज पे अधिकार कर लेते हैं। कौन? मीर भोज। और कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों में मीर भोज एक बहुत ही बड़ा मतलब यानी कि साहसी योद्धा था, शासक था। उसकी जो विजय पताका है वो सानी नहीं है। और इसका जो मालवा क्षेत्र में हम देखते हैं तो वहाँ भी एमपी में भी इसकी मूर्ति बनी हुई है। और इनका जो जयंती के समय या पुण्यतिथि के समय इनको याद किया जाता है। तो मीर भोज ने जो कनौज विजय पर पूर्ण एक तरीके कनौज पे अधिकार कर लिया और राजधानी बना दिया कनौज को। तो कनौज को क्या किया? अधिकार कर लिया और राजधानी बना ली। और इस वंश का अंतिम शासक आता है यशपाल। यशपाल है जो अंतिम शासक। और अंतिम शासक के बाद ज्यादातर क्या होता है? राजवंश का पतन हो जाता है या राजवंश है जो कहीं न कहीं मतलब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो यही कहेंगे हम। इसके बाद जो है पतन हो जाता है एक तरीके से गुर्जर प्रतिहारों का। तो अब देखो पाल भी पढ़ लिया हमने, राष्ट्रकूट भी पढ़ लिए और गुर्जर प्रतिहार भी पढ़ लिए। तो ये कनौज की राजधानी कौन बनाते? गुर्जर प्रतिहार। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम विजेता कौन है, तो गुर्जर प्रतिहार हो जाएंगे। राष्ट्रकूट आ जाते और पाल भी आ जाते। ये मतलब यहाँ शुरुआत करते, लड़ते, हारते, वापस आ जाते, यही लड़ते, हारते, वापस आ जाते। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया? कनौज को राजधानी बना लिया। अब बात आती है कनौज को राजधानी क्यों बनाया गया। देखिए कनौज जो है यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये नदियों के जो संगम में था, यमुना और गंगा नदियों के बीच में दो भाग में स्थित है। तो जहाँ दो भाग होता है वहाँ एक तो पानी की जो उपलब्धता हो जाती, दूसरी बात उपजाऊ भूमि होती है। ज्योग्राफी में कहा जाए तो खाद्य भूमि, ज्योग्राफी के हिसाब से देखें नदियों द्वारा जो खाद्य भूमि क्षेत्र मतलब होता है उसमें नदी हर साल जब भी बहती है तो वो क्या उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। तो वो एक तरीके से क्या उपजाऊ दो भाग था, खूब वहाँ फसलें होती थी तो राजस्व मिल जाता, अन्न मिल जाता था, धन मिल जाता एक तरीके से। दूसरी बात सेनाएं रखते थे ये, तो वहाँ एक तरीके से अपने आप कनौज का विकास होने लगा। तो कनौज मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से एक तरीके से वहाँ महत्व का क्षेत्र बन गया। तो हर कोई चाहता है कनौज को जीतना, लेकिन जो ताकतवर होगा वही जीत पाएगा। तो इस प्रकार से जो है गुर्जर प्रतिहारों ने जो कनौज पे अधिकार कर लिया, कनौज को राजधानी बना लिया। ये कोई जरूरी नहीं है वही थे। अब जैसे यशपाल आया तो ये मतलब यानी कि अयोग्य शासक था, अंतिम शासक था गुर्जर प्रतिहारों का, इसको हरा के कोई और शासक आ जाएगा। तो यही इतिहास में यही है, जो ताकतवर है वो मतलब यानी कि जब तक आप में ताकत है और ताकतवर है तब तक आप जो है राजा बने रहेंगे या शासन करते रहेंगे। जब तक मतलब जब आपकी ताकत कमजोर हुई तो आप जो है मतलब खंडर हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, कोई और आपको हरा के वहां का राजा बन जाएगा। तो यही था, हमने आज जो है पाल वंश देखा, सैन वंश देखा और गुर्जर प्रतिहारों को देखा। अब हम प्राचीन भारत में एक दो और जो राजवंश देखेंगे और उसके बाद हमारा जो प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। फिर हम मध्य भारत का जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो शुरू करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम है या अरब आक्रमण है उनको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं जरूर प्राचीन भारत के इतिहास में गुर्जर प्रतिहारों को, सैन वंश को, पाल वंश को समझने में कुछ आसानी हुई होगी। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से जरूर आपने सीखा होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।